देखिए, अब आपके सामने जो टॉपिक आने वाला है वो है कंज्यूमेबल गुड्स। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है। आखिर अब देखिए, कंज्यूमेबल गुड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट गुड्स विच रिड्यूस इन वॉल्यूम और क्वांटिटी ड्यू टू यूज इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर इसकी बात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है, लाइक ए मॉस्क्यू, टेम्पल, गिरजाघर, चर्च, many things utilize and it is retained in stock in quantity. It available in opening stock, closing stock and during purchase year. Sometimes when we recorded these items in not for profit organization accounting books, then one problem will be created, that how much amount goes to the receipt and payment account and income and expenditure account and balance sheets. It is a difficult problems, but we clear here in this video that how will we treat consumer goods in not for profit organizations. So please subscribe our YouTube channels and get more informations and knowledge about different accounting lessons, topic, chapters, subjects. ओके, तो आइए हम लोग डील करते हैं कि उपभोग्य वस्तु किसे कहते हैं या कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं। तो दैट गुड्स विच रिड्यूस इन वॉल्यूम और क्वांटिटी ड्यू टू यूज इन नॉट फॉर प्रॉफिट। सच लाइक हम जानते हैं कि वैसी कोई भी वस्तु जो आल आपका इस संस्था में यूज की जा रही है डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे, और उसकी मात्रा में उस कान से कमी आती है, ये बड़ी क्वांटिटी में आती है। जैसे स्कूल में स्टेशनरी का सामान, वी नो दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेनी थिंग्स अवेलेबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ए फॉर द एजुकेशनल सेक्शंस स्टेशनरी मे बी अवेलेबल इन स्कूल्स in more quantity. When it regular use, then quantity of the stationery will be decreased due to use, regular use. Then how much amount will be treated in accounting system? Then this type of accounting, this type of goods is known as consumable goods. वैसे कोई भी वस्तु जो यूज करने से डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी और वॉल्यूम में आल आपका इस संस्था में, और जिसका लगातार यूज किया जा रहा है, वो आपको कंज्यूमेबल गुड्स कहलाएगी। जैसे एक मंदिर में भंडारा लगता है, गिरजाघर में लंगर चलते हैं, उनके लिए चावल, दाल, आटा, बस ये सब लाए जाते होंगे। अब ये लाए जाते होंगे, पहले से ही बचे हुए होंगे, तो पहले से जो बचे वो अपनी स्टॉक है, जो लाए जा रहे हैं वो परचेज है, और जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कितना अमाउंट हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएं, और कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं, और कितना अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखाएं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनका लगातार आल आपकाई संस्था में यूज होता है, और यूज करने से उनकी मात्रा में, उनकी वॉल्यूम में, उनकी क्वांटिटी में कमी आती है, तो उसे हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। जैसे स्कूल के लिए स्टेशनरी होगा, स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, हॉस्पिटल के लिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो, और अगर कोई प्रोफेशनल है, सीए और टीचर्स हैं, तो उनके लिए जो ऑफिस इक्विपमेंट है उसमें कुछ स्टेशनरी आप ले लीजिए, नोट्स बुक्स, प्रिंटिंग, फीस रिसिप्ट, ये सब जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब इन कंज्यूमर गुड्स को हम कैसे डील करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप लोग नोटिस कर लें कि वैसी वस्तु इसके प्रयोग या उपभोग करने से उसकी मात्रा में कमी आती है, उपभोग जन वस्तु कहलाती है। दैट गुड्स विच रिड्यूस इन वॉल्यूम और क्वांटिटी ड्यू टू यूज इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज कंज्यूमर गुड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका अकाउंटिंग, अब आगे हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं। देखिए, कंज्यूमर गुड्स आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश परचेज और पेमेंट साइड जाएगा। कैश परचेज
और पेमेंट परचेज साइड जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हम नगद में कैश में कंज्यूमेबल गुड्स को परचेज करेंगे या उसके सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे, उतना ही अमाउंट रिसीव ऑफ पेमेंट के पेमेंट साइड में जाएगा, क्योंकि रिसीव और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। रिसीव और पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इसलिए उसमें कैश की ही बात जाएगी। अगर हम कंज्यूमर गुड्स को उधार खरीदते हैं तो उसे रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। इफ एनी परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्रेडिट परचेज, देन इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, किसी मंदिर में भंडारे के लिए पहले से 20,000 का माल बचा हुआ था, कोई चावल दाल खिचड़ा बनने के लिए, और 50,000 का ड्यूरिंग द ईयर क्या किया गया, परचेज किया गया, और 10,000 अभी बचे हुए हैं। ये ओपनिंग था, ये कैश परचेज था और ये क्लोजिंग था। तो रिसीव्ड और पेमेंट में 50,000 अमाउंट जाएगा पेमेंट साइड में, नॉट 20 नॉट 10। अब आइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखा जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में वो अमाउंट लिखा जाएगा जो कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। सर ये कैसे पता चलेगा और कहाँ लिखेंगे? चूंकि ड्यूरिंग द ईयर कंजम्पशन हुआ है, यूज किया गया है किसी ना किसी काम में, तो ये रेवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि रेगुलर बेस पे ये काम होता है। जैसे मंदिर में लंगर हमेशा लगातार खिलाया जाता है, ऑफिस में पेन और स्टेशनरी का लगातार यूज होता है, तो ये रेवेन्यू आइटम होगा और इसे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी बात आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि 20,000 पहले से माल था और 50,000 का परचेज किया गया, डेट मीन्स 70,000 का कंज्यूमर गुड्स था, लेकिन अब बचा हुआ है 10,000, डेट मीन्स 16,000 यूज हुआ है करंट ईयर में, कंजम्पशन हुआ है, इस साल में खर्च हुआ है वो 60,000 खर्च हुआ है। इसी अमाउंट को हम इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अब बैलेंस शीट पे कौन सा अमाउंट लिखाएगा? यहां पर आप देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक और अदर इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स स्टॉक हम जानते हैं एसेट्स होता है, करंट एसेट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, वो कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि स्टॉक इज एन एसेट्स। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि हमें ना परचेज कितना होया, पेमेंट कितना होया, कितना यूज है, उससे कोई मतलब नहीं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये देखना है कि स्टॉक कब कितना था। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब इसका कैलकुलेशन दो तरह से होता है। एक होता है स्टेटमेंट वाइज, जो डायरेक्टली सब कुछ को हम एक तरह से यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है क्रेडिटर अकाउंट बनाकर। तो पहले हम स्टेटमेंट वाइज को बताएंगे और फिर मैं क्रेडिटर अकाउंट वाला बताऊंगा जिसमें परचेज का बैलेंस आता है। तो इससे पहले आप लोग नोटिस कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने स्टेटमेंट वाइज पे किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया बोर्ड पर। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अमाउंट लिखाएगा ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से बनता है और कभी कभी रिसीवर पेमेंट और अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनता है। परचेज या पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि रिसीव और पेमेंट यहाँ पर शो कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं करंट ईयर के कंजम्पशन को कैलकुलेट करूँगा तो ये नहीं देखना है कि कंज्यूमर गुड्स को मैंने कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है, क्योंकि हम जो ये कैलकुलेशंस करते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं। दैट मीन्स एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में ये देखा जाता है कि इस साल का क्या है, हम एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है अगला साल और पिछला साल उसे हटा देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो कहने की मतलब है कि यहाँ पे परचेज मैंने लिखा है, परचेज और कंज्यूमर गुड्स का ये शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि सिर्फ कैश से परचेज हो।
मे भी क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ कैश परचेज ही दिया हो सकता है, तो हम उसे ही लेंगे। लेकिन अगर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों क्वेश्चन में मिला है तो दोनों को ऐड करके लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से बुक में नहीं होते। आपको याद रखना पड़ेगा, या तो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर या कैश एंड क्रेडिट परचेज, ये दोनों जाएंगे। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। अब उसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। हमने बताया था कि इसमें इस साल के करंट ईयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हम जानते हैं कि अगर क्रेडिटर एट द एंडिंग है, दैट मीन आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग, तो वो इस साल का ही बाकी है। एंडिंग मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में बाकी, तो एंडिंग की जब भी बात होगी वो इस साल की होगी। आउटस्टैंडिंग के बारे में, तो इस साल में अगर आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का, हमने उसे ऐड कर दिया। देखिए इस साल का जो रिपोर्ट होगा एक्रूअल बेसिस करता है करंट ईयर के रिपोर्ट को दिखाना। तो देखिए यहाँ पर मैंने करंट ईयर की रिपोर्ट दिया। अब पिछले साल, बिगिनिंग का मतलब क्या, पिछला साल प्रीवियस ईयर है ना, ये क्या होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का डेटा, ये क्या होता है करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। तो एडवांस एट द बिगिनिंग, अगर पिछले साल या बिगिनिंग में अगर कोई एडवांस आया होगा तो वो करंट के लिए आया होगा। तो देखिए मैंने उसे भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ निकालेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब माइनस, अगर ओपनिंग स्टॉक, इस फॉर्मूले को याद करने को बताना है कि ओपनिंग स्टॉक अगर ऐड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक उसका अपोजिट होगा। क्रेडिटर्स एंडिंग अगर ऐड हो रहा है तो बिगिनिंग क्या होगा, लेस होगा। हमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर एंडिंग, एडवांस बिगिनिंग, और ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि वही साल से रिलेटेड नहीं है। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग पिछले साल का बात, तो हमें तो करंट ईयर की रिपोर्ट निकालनी है एक्रूअल बेसिस, तो उस अमाउंट में अगर वो इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडवांस एट द एंडिंग, अगर एंडिंग में एडवांस आ रहा है तो वो अगले साल के लिए आ रहा है और हमें करंट ईयर का रिपोर्ट तैयार करना है, तो हम उस एडवांस को भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल यूज होगा, मतलब इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम लेस कर देंगे। तो सर ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों किया, क्योंकि पिछला माल जो बचा हुआ उसे मैंने इस साल यूज कर लिया, उस ओपनिंग स्टॉक को मैंने यूज किया होगा। अगर मैंने खरीद के लाया तो पहले मैं ओपनिंग स्टॉक को यूज करूंगा या परचेज को, जनरली है ज़्यादातर मैं ओपनिंग स्टॉक को पहले तरजीह दूंगा, क्योंकि वो खराब हो जाएगी, उसकी टाइम एक्सपायर हो जाएगी। तो देखिए जो इस साल से रिलेटेड वो ऐड है, जो अगले साल से रिलेटेड वो लेस होगा। ठीक है, फाइनली जो आउटपुट आएगा उसे हम लोग, इट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फाउंडेशन दे रहा हूँ, प्रिपरेशन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कुछ आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिलते रहें। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले परचेज मैंने बता दिया, परचेज में शर्त कि कैश भी हो सकता है और परचेज क्रेडिट भी हो सकता है, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्रेडिटर सेटअप, क्रेडिटर मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, ठीक एज वेल एज सब्सक्रिप्शन की तरह यहाँ फॉर्मूला, वहाँ आउटस्टैंडिंग कहते हैं, यहाँ क्रेडिटर्स कहते हैं, दोनों ही लायबिलिटीज हैं। एक्सपेंस के बारे में अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो लायबिलिटीज होता है। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग कभी भी एनपीओ में आए वो ऐड हुआ कहीं पे, चाहे वो क्रेडिटर्स के फॉर्म में हो या आउटस्टैंडिंग, और बिगिनिंग जब आएगा तो लेस करेंगे, और यही एडवांस होगा तो बिगिनिंग को ऐड करेंगे और एंडिंग को लेस करेंगे। तो नोटिस कर लें, उम्मीद है कि गेटिंग किए होंगे। फिर क्रेडिटर अकाउंट वाला हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, नोटिस करें। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट जो क्रेडिटर अकाउंट से मैं बता रहा हूँ, वो तो स्टेटमेंट वाइज था। इसमें क्या होगा कि पहले हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को बना लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्रेडिटर्स कंज्यूमर गुड्स का जो होगा वो लायबिलिटीज होगा, क्योंकि आलापकारी संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो सप्लायर होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, वो लायबिलिटीज होते हैं अगर उनसे क्रेडिट में माल लेन देन हो रहा है। तो क्रेडिटर अकाउंट तभी बनेगा जब क्रेडिट में लेन देन हो रहा है, क्योंकि एनपीओ में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जनरली ट्रांजेक्शन जो ज़्यादातर होते हैं कैश में होते हैं, लेकिन कभी कभी कैश और क्रेडिटर्स दोनों होता है। तो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों होती है। सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस विधि करके बिगिनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर जो होगा, प्रीवियस ईयर का जो बिगिनिंग होगा क्रेडिटर्स, उसे हम लोग शो करेंगे। जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का होगा उसे हम लोग शो करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर जो एंडिंग का होगा वो लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस शीट करके। क्रेडिटर्स एंडिंग का वैल्यू यहाँ पुट हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है
क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है, इसके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। अगर पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर दिया हुआ होगा तो उसे हम लोग टू कैश करके यहाँ दिखाएंगे, एडवांस एंडिंग को इस साइड दिखाएंगे और एडवांस बिगिनिंग को इस साइड दिखाएंगे। अब इस साइड का एक्सेस हो जाएगा, इसे हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, जो वैल्यू इधर ऐड करके आएगी उसे हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे और इन दोनों आइटम से डिडक्ट करके परचेज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हो, तो इन्हीं दोनों को और पेमेंट इन तीन आइटम को लिखकर भी हम लोग परचेज निकाल सकते हैं एडवांस ना रहने पर। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपके पास हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एडवांस भी हो क्रेडिटर्स भी हो। तो याद रखिएगा, अगर सिर्फ क्रेडिटर्स और पेमेंट दिया हुआ है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और कैश पेमेंट। अब जब परचेज फाइंड आउट हो जाएगा तो हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परचेज यहाँ पे लिखेंगे। ये कैश, ये आपका क्रेडिट परचेज है और कैश परचेज अगर अलग से दिया हुआ तो दोनों को ऐड कर लेंगे। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमें कंजम्पशन पता चल जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में कितना कंज्यूम हुआ और इस अमाउंट को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर समझ लीजिए, इस क्रेडिट अकाउंट को बना के क्या फाइंड होगा, जो आंसर आएगा परचेज, ये क्रेडिट परचेज होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन कैश परचेज के बारे में नहीं है तो क्रेडिट इसी परचेज को ले लेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारा कंज्यूम। अगर कैश परचेज भी दिया हुआ कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में तो ये क्रेडिट परचेज और जो कैश परचेज एडिशनल फॉर्म दिया रहेगा उन दोनों को ऐड करके उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे, फिर कंजम्पशन हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगा। नोटिस कर लें, आप दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर दे कि क्रेडिटर अकाउंट बनाना है तो फिर आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं करे, सिर्फ बोले कंप्यूट करना है तो फिर आप स्टेटमेंट बेस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी आप फ्रीली हैं कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्टेड कर सकते हैं। नोटिस करें, उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें ताकि और अच्छी वीडियो आपको जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।